Hello, welcome everyone to the AI Club. My name is Uddesh Soman from Electrical Engineering Department from Ujjain Engineering College, Ujjain. पिछले सेशन में हमने देखा था फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स। हम किस तरह फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। जब भी हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो हमारे पास ढेर सारे फीचर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे मॉडल को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। और साथ ही कई रिडंडेंट फीचर्स होते हैं जिनका ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है हमारे मॉडल में, बट फिर भी वो हमारे डेटा में एग्जिस्ट करते हैं तो वो मॉडल में आ जाते हैं। कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं बट फिर भी वो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में आ जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए और अच्छे फीचर्स जो पर्टिकुलर फीचर्स हमें अपने मॉडल में चाहिए, वो हमारे मॉडल को इजी बनाने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ फीचर्स कितने रहेंगे, वो इस सब के सिलेक्शन के लिए हम फीचर सिलेक्शन लगाते हैं। तो इसका थ्योरी सेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका कोड डेमोन्स्ट्रेशन मैं दिखाने वाला हूँ। एंड बिफोर दैट, क्रेडिट्स टू मिस्टर हिमांशु शर्मा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यूवीसी उज्जैन, फॉर प्रिपेयरिंग द कोड। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डेटा का इंट्रोडक्शन दूंगा। डेटा है हमारा, हमारे पास नंबर ऑफ पीपल एट अ कॉलेज जिम। तो जिम में किसी भी गिवन नंबर ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट्स के लिए, जैसे ये हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। डेट टाइम ऑब्जेक्ट है, टाइम स्टैम्प है, डे ऑफ वीक है, वीकेंड है कि नहीं, हॉलीडे है कि नहीं, टेम्परेचर क्या है उस दिन का, कौन सा महीना चल रहा है, आवर ऑफ डे की दिन के कितने बज रहे हैं, वो इस तरह का डेटा है। और हमें इसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना है कि हमारे पास फॉर द गिवन सैंपल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे जिम में, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। तो ये हमारी आती है रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम। इस रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम के लिए पहले हम जैसे कि किसी मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने से पहले स्टार्ट करते हैं, हम डेटा को थोड़ा बहुत देखते हैं, डेटा का डिस्क्रिप्शन, ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन हम लोग ले लेते हैं, वो करना पड़ेगा हमें। इसके साथ नल वैल्यूज चेक करनी है, अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स हमें डिराइव करने हैं तो वो हमें डिराइव करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मिनट और डे फीचर जो है, महीने का कौन सा दिन है, 1 to 31 जितनी डेट्स रहती हैं वो मैंने निकाल ली है। उसको निकालने वो फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू एक्स्ट्रा फीचर्स भी ले ली हैं इसमें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आता है हमारा। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। मैं डायरेक्ट मॉडल बिल्डिंग पे आता हूँ। तो क्योंकि हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिए हैं एल्गोरिदम्स, वो हैं लीनियर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट। ये दो एल्गोरिदम्स के ऊपर हम अभी टेस्ट करेंगे अपने सारे। सबसे पहले हम लोग टेस्ट ट्रेन स्प्लिट के थ्रू ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा सेपरेट कर लेंगे। मैंने यहाँ ट्रेनिंग साइज जो है वो 70% लिया और टेस्टिंग साइज 30%। रैंडम स्टेट आप कुछ भी फिक्स कर सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रन करें तो आपके इंस्टेंसेस रिपीट हो और आपको सेम सिमिलर रिजल्ट्स मिले। अदरवाइज रिजल्ट्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, वो अवॉइड करने के लिए रैंडम स्टेट फिक्स कर देंगे। यहाँ रैंडम स्टेट में आप कोई भी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, वो बस उस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करके रैंडम स्टेट फिक्स करे रखेगा। तो यहाँ पे हम आएंगे, हमने एक्स ट्रेन डेटा वाई ट्रेन डेटा बना लिया है। वाई ट्रेन में हमारे नंबर ऑफ पीपल एट्रीब्यूट्स हैं कि कितने लोग होंगे हमारे जिम में, और बाकी हमारे जितने इनपुट एट्रीब्यूट्स थे वो एक्स ट्रेन में है। सिमिलरली एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में भी। इसके बाद मॉडल क्रिएशन पे आते हैं। तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन से मॉडल बनाया है, लीनियर रिग्रेशन सिंपल मॉडल बनाया है, उसको फिट कर लिए। यहाँ पहले बेस केस लेने के लिए मैंने सारे जितने भी हमारे पास इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं उनको कंसिडर किया है। तो सारे इनपुट एट्रीब्यूट्स कंसिडर करेंगे, ये एक सिंगल फंक्शन में मैंने सारे डिस्क्राइब कर दिया है ताकि हमें रेसिडुअल प्लॉट मिल जाए। सिंगल फंक्शन के थ्रू हमें रेसिडुअल प्लॉट मिल जाएगा, एक हमें स्कैटर प्लॉट मिल जाएगा हमारे प्रिडिक्शन एक्चुअल वैल्यूज वर्सेस प्रिडिक्शंस का, और एक हिस्ट प्लॉट मिल जाएगा हमारे रेसिडुअल्स का। एरर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें देखना हो तो उसके लिए रेसिडुअल एक हिस्टोग्राम मिल जाएगा रेसिडुअल्स का। और उसके साथ ही हमारा जो R2 स्कोर होता है वो, और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ये दो स्कोर्स मैंने प्रिंट करा लिए। हमारा
अगर यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊँ तो अगर हमें अच्छा मॉडल चाहिए तो हमारी रूट मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, और जो हमारा R2 स्कोर है उसकी वैल्यू एज क्लोज टू 1 एज पॉसिबल। अगर एज क्लोज टू 1 एज पॉसिबल रही तो हमारा मॉडल अच्छा है। जो हमारा एरर का हिस्स प्लॉट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जितना आए उतना हमारे लिए अच्छा ही होगा। और प्लस इस प्लॉट से हमें ये भी देखना है कि एरर्स में ज्यादा स्प्रेड ना हो। अगर ज्यादा स्प्रेड रहेंगी मतलब कुछ इंस्टेंसेस ऐसे जो बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं अपनी एक्चुअल वैल्यू से, कुछ प्रिडिक्शंस ऐसे जो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो स्प्रेड कम होना चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए हमारा इस प्लॉट का। स्कैटर प्लॉट 45 डिग्री पे हमारी जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसके आसपास रहना चाहिए स्कैटर प्लॉट। जितना स्कैटर प्लॉट उसके पास रहेगा उतने हमारे प्रिडिक्शंस अच्छे कहलाएंगे। और रेसिड्यूअल प्लॉट तो हम जानते हैं कि हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और एक जो ये लोएस्ट लाइन रहती है रेसिड्यूअल प्लॉट में, उसके वो लोएस्ट लाइन अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो मतलब हम मान के चलेंगे कि हमारे जो एरर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें कोई बायस नहीं है। रेसिडुअल प्लॉट में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप लोएस्ट लाइन का कलर चेंज नहीं कर सकते। जो बाय डिफॉल्ट C1 में रेसिडुअल प्लॉट आता है उसका लोएस्ट लाइन का कलर आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ज्यादा इंस्टेंसेस है तो शायद आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट अदरवाइज आप रेसिडुअल प्लॉट एक्चुअल में स्कैटर प्लॉट जैसा ही दिखता है, तो फिर आप उसको देख के भी एनालाइज कर सकते हैं, उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने एक बेसिक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना दिया है सारे हमारे पास जितने इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं सबको कंसिडर करते हुए। तो उसका एक एनालिसिस, ये सिंपल इस तरह से एनालिसिस आएगा। तो हमें रूट मीन स्क्वायर मिल जाएगी, हमें R2 स्कोर मिल जाएगा, और ये आपका एरर डिस्ट्रीब्यूशन। एरर डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्शन आप देख सकते हैं, R2 स्कोर कम है और एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्शंस भी वही दिखा रहे हैं कि आपका जो वैल्यूज आ रही हैं एक्चुअल वैल्यूज से बहुत ज्यादा डिफर कर रही है प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ये क्योंकि लीनियर रिग्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है, ये पर्टिकुलर डेटा सेट जो है वो लीनियर रिग्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है। रेसिडुअल प्लॉट में भी आप देखेंगे बायस बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारे पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो एक बार और इसे रैंडम फॉरेस्ट पे देखेंगे। रैंडम फॉरेस्ट में मैंने यहाँ पे बेस थोड़ा सा इसको और ऑप्टिमाइज किया है। मैक्स डेप्थ बढ़ा के, मैक्स डेप्थ पैरामीटर जब हम बढ़ाते हैं तो पहले के केस से हमारी जो कम मैक्स डेप्थ है उसके केस में आप देख सकते हैं एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्शंस कुछ उतने अच्छे नहीं थे। स्ट्रेट लाइन हमें बिल्कुल नहीं मिल रही थी और रेसिडुअल प्लॉट भी बहुत ज्यादा बायस था। अगर हम मैक्स डेप्थ को बढ़ाते हैं तो ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन 100% तो नहीं है, बट फिर भी पिछले वाले से तो बेटर है, इंप्रूवमेंट है हमारे पास। और एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्शंस भी जो हमारी 45 डिग्री की लाइन रहती है स्ट्रेट लाइन उसके आसपास आ रहे हैं। तो ठीक है, बेस बेस केस जो है मैं इस जो पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें इन्हीं बेस केसेस को चेंज नहीं करूंगा और सिर्फ फीचर्स के सबसेट्स को चेंज करते हुए आपको फीचर सिलेक्शन दिखाऊंगा। अगर आप एक्चुअल में प्रॉब्लम मतलब अगर आप फुल प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो उसमें आपके पास ये रहेगा कि आप पहले पूरी आपकी जो एल्गोरिदम है, पूरा जो आपका मॉडल है उसको पूरी तरह ऑप्टिमाइज कर लीजिए। जब आप एक सफिशिएंट लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन तक पहुंच जाए उसके बाद फीचर सिलेक्शन कीजिए। तो ये एक बेसिक मेथोडोलॉजी रहेगी जब आप फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना। तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया है डेटा का, वो ताकि हमारे थोड़े प्रिडिक्शंस इंप्रूव हो जाएं। नॉर्मलाइज करने के बाद ये ठीक है, थोड़े प्रिडिक्शंस पहले से हमें और अच्छे मिल गए हैं। ये आप देख सकते हैं जो 0.90 था हमारा R2 स्कोर वो 0.94 आ गया है। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम है, मैक्स डेप्थ बढ़ा के ऑप्टिमाइज की हुई एल्गोरिदम है। और इसमें पूरे केसेस हैं, मतलब सारे इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने लिया है। इसके बाद हम फीचर सिलेक्शन पे आते हैं। तो पहली मेथड हमने देखी थी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमारे जिन फीचर्स में बहुत ज्यादा कोरिलेशन रहता है आपस में, हमें उन फीचर्स में से किसी एक को हटाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डे ऑफ वीक और इस वीकेंड, इन दो फीचर्स में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, 0.76 का कोरिलेशन है। कोरिलेशन की पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए हाईएस्ट वैल्यू +1 रहती है। तो 0.76 है, मतलब 75% से ज्यादा कोरिलेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इस फीचर को हटा देंगे। यहाँ पे भी आर ऑफ द डे और टाइम स्टैम्प,
कि दो फीचर्स में वन कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन आ रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से भी किसी एक को हमें हटाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देख के आप मतलब इस, अब आपके पास ये सवाल आता है कि डे ऑफ वीक और इस वीकेंड दोनों में आपस में तो सेम कोरिलेशन है, और यहाँ आर और टाइम स्टैम्प में भी वन वन कोरिलेशन है, मैं हटाऊं किससे? इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, और आर और टाइम स्टैम्प में से भी कोई एक सिलेक्ट करना है। तो आपकी जो एक मेथोडोलॉजी ये रहती है कि आप बाकी के भी स्कोर्स को देखिए, बाकी के भी स्कोर्स को देख के आपको जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट लगे उसके बेसिस के ऊपर आप उन फीचर्स को ड्रॉप कीजिए, कि आप कौन से फीचर्स को ड्रॉप करेंगे और कौन से फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइम स्टैम्प और डे ऑफ वीक इन दो फीचर्स को एक्सक्लूड कर दिया, ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का यूज करके। तो ये देख सकते हैं एक्स फॉर एक्स इन df train डॉट कॉलम्स, df train जो हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट है उसके वो कॉलम्स जो जो कि इन में नहीं है, तो नंबर ऑफ पीपल हमारा एक्सक्लूड हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है, वो ट्रेनिंग डेटा में तो रहेगा ही नहीं। टाइम स्टैम्प हमारा आ जाए, टाइम स्टैम्प को यहाँ पे सिलेक्ट किया है रिमूव करने के लिए, और डे ऑफ वीक को सिलेक्ट किया है रिमूव करने के लिए। इन दो को रिमूव करके हम अपने मॉडल के ऊपर वापस से टेस्ट करके देखेंगे, वापस से जो नया डेटा बना इससे उसके ऊपर फिट करके देखा है और एनालाइज किया है। तो हमारा जो R2 स्कोर 50.55 आ रहा था वो 0.539 आया। तो ऑब्वियसली हम 11 फीचर्स से 9 फीचर्स पे आ गए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुई है हमारा, थोड़ा सा हमारा प्रिडिक्शन एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हुई है यहाँ पे, या फिर R2 स्कोर बोले, R2 स्कोर हमारा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बट उसके कंपैरिजन में हमारा मॉडल इजी बन गया, तो वो हमारे लिए एडवांटेज है। यही फीचर सिलेक्शन होता है। यहाँ पे भी हम देखेंगे, अगर मैं सेम इस पे चेक करूँ रैंडम फॉरेस्ट को, तो रैंडम फॉरेस्ट पहले भी 0.94 था, अभी भी 0.94 है, कुछ मतलब थर्ड और फोर्थ प्लेसेस ऑफ डेसिमल में चेंज हुआ है ये। तो उतना ज्यादा फर्क हमें पड़ता नहीं है, हमें ऑलमोस्ट सेम मॉडल मिल रहा है विथ रिड्यूस नंबर ऑफ फीचर्स, तो बेटर है हमारे लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड के ऊपर आते हैं, वेरिएंस थ्रेशोल्ड। तो आपका जो आपके जो फीचर्स हैं उनमें वेरिएंस अच्छा होना चाहिए, मतलब फीचर्स में जितना वेरिएंस होगा, फीचर्स जितने ज्यादा स्प्रेड होंगे, उतना ज्यादा वो आपके मॉडल को एक्सप्लेनेशन देगा, उतना ज्यादा आपके मॉडल को इन्फॉर्मेशन देगा, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपका मॉडल ज्यादा केसेस को कंसिडर कर पाएगा। जब मॉडल आपका बनेगा तो वो ज्यादा केसेस आपके कंसिडर हो पाएंगे मॉडल में। तो उसके लिए हम वेरिएंस थ्रेशोल्ड देखते हैं। तो वेरिएंस थ्रेशोल्ड में हमारे पास ये रहता है कि हम कितना वेरिएंस एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, कि ऐसे कौन से फीचर्स है जो एक सफिशिएंट लेवल ऑफ वेरिएंस को तो एक्सप्लेन कर दें। तो उसके लिए हमारे पास ये रहता है एसकेएलएन फीचर सिलेक्शन में वेरिएंस थ्रेशोल्ड। इसमें आप वेरिएंस थ्रेशोल्ड को इंस्टेंशिएट कर देंगे और थ्रेशोल्ड वैल्यू इसमें सिलेक्ट कर देंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर आप कम रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आ जाएंगे, क्योंकि अ, अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल 50% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है, आपके पूरे मॉडल की नहीं, उस पर्टिकुलर फीचर के लिए बात हो रही है यहाँ पे। अगर आपका कोई फीचर 50% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर दे रहा है तो वो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसको हम डंप कर देंगे। तो ये वेरिएंस जब हमने इसके ऊपर फिट किया, इसके ऊपर मैंने जो न्यूमेरिकल फीचर्स हैं उनको फिट किया, क्योंकि जो कैटेगरिकल फीचर्स होते हैं उनमें ज्यादा वेरिएंस नहीं निकलता है। कैटेगरिकल फीचर्स मुश्किल से क्या, जैसे अगर मुझे पब्लिक क्लास बतानी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही वैल्यूज हुई, तो उसमें वेरिएंस उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप वेरिएंस थ्रेशोल्ड को यूज करें तो जो आपके नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, उनका ज्यादा यूज करें, कैटेगरिकल वेरिएबल्स को उतना इंपॉर्टेंस ना दें। अगर आपके कैटेगरिकल वेरिएबल्स में भी बहुत सारे सैंपल्स आ रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर आपके पास जो वेरिएंस डेटा हमने इंस्टेंशिएट फिट किया उसके ऊपर हम गेट सपोर्ट ले रहे हैं। गेट सपोर्ट में क्या होएगा, ये जितने हमारे फीचर्स हैं उनमें से सबके लिए ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू आ जाएगी, कि क्या वो 50% थ्रेशोल्ड को 50% थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड है, क्या वो 50% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो किसी के लिए ट्रू आएगा, किसी के लिए फॉल्स आएगा।
ऐसे हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे हमने इसको अपेंड कर लिया कि अगर फीचर्स हैं हमारे पास और वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें ट्रू आएगा। अगर और अगर वो फॉल्स आता है, अगर वो वेरिएंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो उसको हमने डंप लिस्ट में अपेंड कर दिया है। ये डंप लिस्ट जब आप इसको रन करेंगे तो पॉसिबल है कि आपको एम्प्टी लिस्ट मिले। पॉसिबल है कि अगर आप वेरिएंस थ्रेशोल्ड की वैल्यू को और कम ज्यादा करें तो कुछ फीचर्स ऐड हो जाएं या फिर कुछ फीचर्स रिमूव हो जाएं, तो वो आपकी डंप लिस्ट में आ जाएगा। तो डंप लिस्ट में अपन क्या करेंगे, को डंप लिस्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे फीचर सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे जो ऊपर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन दिखाया था मैंने अभी, उसी में एक और क्लॉज का एक और एंड गेट लगा दिया है, एंड एक्स नॉट इन डंप। तो if x is not number of people and x is not in this dump list, तो अभी फिलहाल हमारे पास डंप लिस्ट नल आई है। अगर x इस डंप लिस्ट में भी नहीं है और x इनमें नंबर ऑफ पीपल में नहीं है, तो वो अपेंड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं फिलहाल वेरिएंस थ्रेशोल्ड, इस जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसमें वेरिएंस थ्रेशोल्ड ने कुछ नहीं किया। वेरिएंस थ्रेशोल्ड के बावजूद भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ फीचर्स हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप वेरिएंस थ्रेशोल्ड की वैल्यू को सेट करेंगे या फिर हो सकता है आपके फीचर्स ऐसे हों जो फॉल्स वैल्यू दें, मतलब जो वेरिएंस थ्रेशोल्ड की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें, तो उस केस में आपके पास डंप फीचर्स आएंगे। तो यहाँ तो हमारे पास एक्चुअल में पूरे फीचर्स आ गए, तो ऑब्वियसली रिजल्ट वो ऊपर वाले जैसे आए थे वो फुल रिजल्ट आ जाएंगे। बट अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास नए फीचर्स आए। अच्छा, नए फीचर्स आए, कुछ फीचर्स हो सकता है कि जो निकल जाएं, वो डंप में आ जाएंगे और आपके फाइनल मॉडल से हट जाएंगे। ये होगा। फिर बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गेन भी मैंने थ्योरी में कवर किया था कि इंफॉर्मेशन हमें कितनी मिल रही है, उससे इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी जो होता है वो मैं ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। इसका अगर हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, तो इसके लिए फीचर सिलेक्शन में अवेलेबल होता है म्यूचुअल इन्फो क्लासिफ। तो ये आपके इंपॉर्टेंस स्कोर्स को कैलकुलेट कर लेगा। जो इंफॉर्मेशन गेन है उसके बेसिस पे आपके जो स्कोर्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेगा। ये इस कोड में हमने रीसेट कर दिया अपने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट्स को, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे हमने कुछ फीचर्स, कुछ जो हमारे इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं उनको हटा दिया था, वापस रीसेट कर दिया है। मतलब अभी एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट में पूरे पूरे फीचर्स हैं। हम जो म्यूचुअल इन्फो क्लासिफिकेशन है इसमें डाल के एक्सट्रेन और वाइट्रेन की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको जो इंफॉर्मेशन गेन रहता है उसके लिए आपको ये स्कोर्स दे देगा। और उन स्कोर्स को जब आप प्लॉट करके देखेंगे, यहाँ पे मैंने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करा लिया है। ये सिंपल है कि एक आप आर्क सॉर्ट लगा देंगे, आर्क सॉर्ट से आपको जो उसके इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस सॉर्ट होके मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंस के हिसाब से सॉर्ट होगा और उस सॉर्टेड ऑर्डर के आपको इंडेक्सेस मिल जाएंगे। उसको रिवर्स कर लेंगे, तो आपको अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर हम प्रेफर करते हैं कभी भी विजुअलाइज करते समय। और उसका डेटा फ्रेम बना लिया, तो उसमें वो कॉलम्स उस ऑर्डर में सिलेक्ट कर लिए जिस ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट में है वो, और उसी ऑर्डर में सारी इंपॉर्टेंसेस को भी सिलेक्ट कर लिया। और इसका जब हम बार प्लॉट बनाएंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें फीचर इंपॉर्टेंस मिल गई है अलग अलग फीचर्स की। तो यहाँ देख सकते हैं टाइम स्टैम्प जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आर जो है वो उससे कम इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर, मिनट, ड्यूरिंग सेमेस्टर, मंथ, डे ऑफ वीक। तो ये यहाँ पे हम अपने हिसाब से फीचर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने फीचर्स चाहिए हैं। जैसे आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 8 फीचर्स चाहिए, तो 8 फीचर्स ऑब्वियसली कि आपको 3 फीचर्स कम करने हैं, तो ये आप लास्ट के 3 फीचर्स को हटा दीजिए। अगर आपको ये मैन्युअली नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि इन फीचर्स के सिलेक्शन को लेके एक फंक्शन बना दीजिए कि हमारे पास ये जो सॉर्टेड एरे मिलेगा, उस सॉर्टेड एरे में से जो हमारे पास फर्स्ट एट फीचर्स हैं या फिर फर्स्ट 7 फीचर्स हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए फंक्शन बना दीजिए। बस सिंपल है। मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग करके मैन्युअली किया है।
तो डंप में हमने वो फीचर्स ले लिए, 4 फीचर्स लिए यहाँ पे। जो लास्ट 4 फीचर्स हैं, इज हॉलीडे, डे, स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर और वीकेंड। ये 4 फीचर्स जो है वो हमने अपने डंप में ले लिए हैं। उसको हम डंप करेंगे तो हमारे पास 7 फीचर्स का सेट बचेगा। वापस से हमने मॉडल हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल के ऊपर फिट करके चेक किया। तो यहाँ पे एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर एरर बढ़ गई, क्योंकि भले ही इनका एक्सप्लेनेशन कम था बट फिर भी थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ये उसकी, बट उस उनको हटा दिए तो हमारा एक्सप्लेनेशन कम हो गया, तो इसलिए वो 55 से 0.48 पे आ गया है। और जो हमारा RMSE स्कोर है वो भी बढ़ गया है। इसके बाद अगर रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर चेक करेंगे तो रैंडम फॉरेस्ट भी हमारा 94 से 85 हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर केस है कि अगर आपका बहुत कम हो जाता है तो मतलब आपको और फीचर्स की जरूरत है आपके मॉडल में, या फिर हो सकता है कि आप जो पर्टिकुलर फीचर सिलेक्शन का क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं वो उतने अच्छे से काम ना कर रहा हो। तो इसलिए आपको मल्टीपल, एक या दो मेथड्स देख के कंपेयर करके अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ फीचर्स लेने पड़ते हैं, और आपका स्कोर कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो ध्यान। जैसे 94.94 से 0.85 बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हम नहीं ले सकते। एक दो पॉइंट 01 0.02 का अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर दो वो चल जाता है। बट ये तो 0.09, 0.09 मतलब 9% स्कोर को हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो उतना नहीं चलेगा। तो यहाँ तो मैं एक एक करके एक एक मेथड से सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा कि आप इसको अलग अलग 2 या 3 मेथड से सिलेक्ट कीजिए, और आप सफिशिएंट स्कोर मेंटेन करते हुए चलिए। कि आपका जो भी स्कोरिंग मैट्रिक आप ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए आप एक्यूरेसी, AUC, ROC जो भी स्कोर लेते हैं वो हमारे पास अभी जो रिग्रेशन प्रॉब्लम उसमें हम R2 स्कोर ले रहे हैं, वो तो उसको आपको थोड़ा सा मेंटेन रख के चलना पड़ेगा कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वो आपके पर्टिकुलर केस पे भी डिपेंड कर सकता है, या फिर पर्टिकुलर सिचुएशन, जिस टाइप का डेटा सेट है उसमें कितना अलाउड है, कितना कॉम्प्रोमाइज अलाउड है, उस बेसिस के ऊपर रहेगा कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। फिर दो मतलब आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों के ऊपर निकालिए, ताकि आपको फिटिंग पता चल जाए। जैसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों डेटा सेट के ऊपर निकाले तो इससे आपको फिटिंग पता चल जाती है। फिर नेक्स्ट मेथड हमारी जो थी काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हमारे पास ये रहता है, फीचर सिलेक्शन में से हमें सिलेक्ट के बेस्ट और काई काई टू वैल्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सिलेक्ट के बेस्ट है, सिलेक्ट के बेस्ट जो क्लास है वो हमारा जो भी स्कोरिंग मैट्रिक दिया है हमने, इंफॉर्मेशन गेम हो सकता है, काई स्क्वायर हो सकता है, और भी तरह के जो स्कोर्स रहते हैं उनके बेसिस के ऊपर जितनी हमने के की वैल्यू सिलेक्ट की है, मतलब मान लीजिए आपको 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स चाहिए हैं, 9 इंपॉर्टेंट फीचर्स चाहिए, तो वो जिनका हाईएस्ट स्कोर रहेगा, जैसे काई स्क्वायर में हमें हाईएस्ट स्कोर रहता है, तो 8 फीचर्स विद द हाईएस्ट काई स्कोर, काई स्क्वायर स्कोर, उनको वो सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट के बेस जो है वो इस तरह काम करता है। तो हमने उसके ऊपर हमने उसके लिए एक सिलेक्टर इंस्टेंस बना दिया, और सिलेक्टर इंस्टेंस के ऊपर फिट कर दिया हमारा ट्रेनिंग डेटा, और जो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है वो फिट कर दिया तो हमें फाइनल में ये सिलेक्टर इंस्टेंस का फिटेड सिलेक्टर इंस्टेंस मिला है अभी। उसमें अगर आप स्कोर्स मेथड देखेंगे तो आपको ये सारे स्कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अपने मॉडल में, बट कई बार ये होता है कि इसका रिटर्न टाइप आपको चेक करना पड़ेगा। अगर इसका रिटर्न टाइप नॉर्मल एरे रहा तो आपको इसको वापस से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारे स्कोर्स हैं उनको वापस से वही ऊपर जो आपको प्लॉटिंग का कोड दिखाया था उसमें ही डाल दिया। तो हमें यहाँ प्लॉट मिल गया, ये लॉगरिथमिक स्केल पे आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आ रहे थे इसलिए मैंने लॉगरिथमिक स्केल को यूज किया है। तो लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर हमें इस तरह से स्कोर्स सारे दिख जाएंगे। अब फाइनली अगर हम काई स्क्वायर स्कोर्स के बेसिस के ऊपर फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो वही हमने प्लॉट देख लिया। प्लॉट में से हमें जैसे मान लीजिए 7 फीचर्स लेने थे, ऊपर मैंने 8 दिया था, यहाँ मैंने क्योंकि वो आसपास ही थे इसलिए 7 फीचर सिलेक्ट कर लिए हैं। तो ये जो
4 फीचर्स है उनको डंप कर दिया है। तो डंप में इसको डाल दिया, वापस से जब मैंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग को रीअसाइन किया तो अब हमारे पास 8 फीचर्स हो गए हैं। ये जो हमारे पास 8 फीचर्स आएंगे, सॉरी, ये जो हमारे पास 8 फीचर्स आएंगे उनके ऊपर हम मॉडल को फिट करेंगे, फिट करके चेक करेंगे। तो अभी हम जब काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 8 फीचर्स के लिए हमारे पास 0.51 स्कोर आया है। हमारा जो बेस केस था वो 0.55 था। तो ऑब्वियसली इतना तो हमें चल जाएगा, ये 5% है, इतना हमें चल जाएगा, इतना हम एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और हमारे मॉडल में से 4 फीचर्स कम हो गए। हम लोग 11 फीचर्स से हम 11 फीचर्स से 8 फीचर्स पे आ गए, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वैसे रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर टेस्ट करें, रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर स्कोर थोड़ा कम हुआ है, जैसे 94.94 था तो ये 0.88 हुआ। तो अभी भी रैंडम फॉरेस्ट के लिए तो ये फीचर सिलेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सही फीचर सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम के लिए अगर हम देखें तो। फिर हम देखते हैं फीचर सिलेक्शन बेस्ड ऑन फिशर स्कोर। तो फिशर स्कोर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिशर स्कोर किस तरह से काम करता है। फिशर स्कोर में हम लोग वही स्कोरिंग देखेंगे। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो इसके साथ आई है वो ये है कि जो मॉड्यूल है वो मेरे मशीन में ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये कोड में एक्चुअली रन नहीं कर पाया, कोड एरर दे रहा था। ये कुछ लोकल मतलब इनबाउंड एरर है, मॉड्यूल के साथ ही एरर है, इसलिए हो रहा है। अगर आपको भी ऐसा आता है तो आप एक या दो जो पुराने वर्जन हैं उनको ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर अपने जो करंट वर्जन उसको अपडेट कर सकते हैं। पर अगर आपके इसमें कोड चल ही जाता है तो ये कोड तो ऑब्वियसली आपके पास है ही। जो कोड मैंने ऊपर लिखा था वही सेम है, आपको बस ये एस के फीचर में अवेलेबल है। तो एस के फीचर में फंक्शन सिमिलैरिटी बेस्ड, इसमें आपको फिशर स्कोर मिल जाएगा। तो आप फिशर स्कोर का भी इम्पोर्टेंस बना देंगे। फिशर स्कोर इम्पोर्टेंस, तो उसके ऊपर आप एक रैंक इंस्टेंशिएट कर दिया, उसके ऊपर फिट कर दिया। इसमें फिट मेथड नहीं होती है, इसमें फिशर स्कोर मेथड है। वो लेके जो ट्रेनिंग डेटा है उसको मैंने फिट कर दिया, और जो भी रैंक्स आएंगी उसके हिसाब से हम प्लॉटिंग कर लेंगे। ये क्योंकि फिशर स्कोर जो है वो मॉड्यूल में एरर आ रहा है, मॉड्यूल की कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। बट ये जो कोड है इसके थ्रू आप देख सकते हैं। फाइनली आपके पास जब प्लॉट आ जाएगा तो सिंपल सा है कि आप उस प्लॉट के बेसिस के ऊपर फीचर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम अभी करते आए हैं वो आप कर सकते हैं। अगर या फिर आपको अगर स्कोर्स मिल गए तो स्कोर्स के बेसिस पे आप फाइनली एक फंक्शन बना के उसको ऑटोमेट कर सकते हैं प्रोसेस को। अब आते हैं हम रैपर मेथड्स के ऊपर। तो हमारे पास था फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन। फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन 0 फीचर से चालू करता है, एक एक फीचर को बढ़ाते जाता है, एक एक फीचर को बढ़ाते जाएगा, और फाइनली उसको जिस सबसेट के लिए सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा, कोई भी स्कोर आपका जो रहता है वो जिस भी सबसेट के लिए सबसे ज्यादा मिलेगा उसको वो ले लेगा, मतलब उस सबसेट को वो कंसिडर कर लेगा। तो इसका भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। रैपर मेथड जो हमारी अभी तक फिल्टर मेथड जो थी वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के बेसिस पे स्कोर दे रही थी, उस स्कोर की रैंकिंग करके, उस स्कोर के बेसिस पे हम रैंकिंग करते हैं फीचर्स की, और रैंकिंग के हिसाब से हम अपने फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं। रैपर मेथड्स इस तरह से काम नहीं करती। रैपर मेथड्स आपके फीचर के सबसेट बनाती हैं और उन सबसेट्स को डायरेक्टली टेस्ट करती हैं। आपका मॉडल पहले से बना रहेगा और आपके बने बनाए मॉडल के ऊपर आपके फीचर्स टेस्ट होते जाएंगे, और जो टेस्टेड फीचर उसे अप्रोप्रिएट लगेगा, जो टेस्टेड फीचर का सबसेट उसे सही लगेगा, वो सबसेट वो आपको मिल जाए, वो सबसेट वो आपको दे देगा। तो सिंपल इसमें अगर हम आते हैं तो एसक्यूएल फीचर सिलेक्शन में अवेलेबल है सिक्वेंशियल फीचर सिलेक्टर। सिक्वेंशियल फीचर सिलेक्टर में आपको सिर्फ अपना मॉडल पास करना है, आपको कितने फीचर्स लेने हैं वो पास करना है, और इसके बाद इसको हम फिट कर देंगे नॉर्मल, इसके ऊपर ही फिट मेथड लग जाती है, फिट कर देंगे। हमारा जो सिलेक्शन है वो ले लेंगे। तो सिलेक्शन के लिए गेट सपोर्ट मतलब हमारे जितने भी फीचर्स हैं उनके लिए ट्रू फॉल्स हमें मिल जाएगा कि क्या वो आ, हमारे मॉडल में है कि नहीं है। हम जो फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन हमने यूज किया, क्या उसने हमारे मॉडल में कंसिडर किया किया होगा तो ट्रू, अगर हमारे मॉडल में कंसिडर नहीं किया है तो फॉल्स।
इस तरह से हमें गेट सपोर्ट से ट्रू एंड फॉल्स का एक एरे मिल जाएगा। एक फीचर लिस्ट है और टोटल फीचर लिस्ट में हमारे एक्सटेंड के कॉलम्स हैं। इसको आप इन्यूमरेट मेथड लगा दीजिए और फाइनली फॉर आई नेम इन इन्यूमरेट टोटल फीचर लिस्ट। तो ये आपके इंडेक्सेस और उसके जो नाम है, मतलब आपके जो फीचर्स की जो लिस्ट बनेगी, जो आपके टोटल फीचर्स है उनकी जो लिस्ट है वो, और उनका इंडेक्स वो आपको रिटर्न कर देगा। तो बस सिलेक्शन में आप उसका इंडेक्स पास करेंगे। अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए ट्रू वैल्यू है तो उसको हम अपनी फाइनल फीचर लिस्ट में जोड़ देते हैं, उस फीचर को। तो इस तरह से आपको फाइनल फीचर्स की लिस्ट मिल जाएगी। वहां पे हमने 8 दिया था, एन फीचर्स टू सिलेक्ट में 8 दिया था, तो ये 8 फीचर्स की लिस्ट हमें मिल गई। और सिंपल हमने वो 8 फीचर्स की लिस्ट से हमने अपना सबसेट निकाल लिया कि हमें ये 8 फीचर्स हमें चाहिए, तो वो एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट बना लिया उससे। फिर उसके हम सिंपल मॉडल की ओर फिट करके देखेंगे। तो हमारा जो बेस केस था वो था 0.55 लीनियर रिग्रेशन के लिए, यहाँ पे 0.50 है। अभी भी मतलब 5% के अंदर ही आ रहा है, तो ठीक है चल जाए, मतलब एकदम बाउंड्री केस है बट ठीक है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मतलब इसका जो अगर आप टेस्टिंग डेटा देखें, टेस्टिंग डेटा के ऊपर तो फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा है। हमारा जो ट्रेनिंग डेटा उससे बेटर परफॉर्मेंस टेस्टिंग डेटा पे, तो ठीक है हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर चेक करेंगे तो रैंडम फॉरेस्ट में डालने से पहले आप सेम फीचर सेट नहीं लेंगे, आपको दोबारा फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन लगाना पड़ेगा। आर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम को पास करते हुए आप रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम के ऊपर आप फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन लगाएंगे। फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन आप लगाते हैं, सेम मेथड है, गेट सपोर्ट लीजिए, अगर वो ट्रू है तो आप उसको अपेंड कर देंगे फाइनल लिस्ट में। तो हमें इस तरह से फाइनल फीचर्स की लिस्ट मिल जाएगी। फाइनल फीचर्स की लिस्ट से हम हमारा जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट है इनपुट एट्रीब्यूट्स का वो बना लेंगे और उसके ऊपर चेक कर लेंगे। और ये अब आप देखिए कि हमारा ओरिजिनल जो बेस केस में स्कोर था, सारे 11 फीचर्स लेने के बाद वो था 0.94। जब हमने 8 फीचर्स कर दिए तो भी है वो 0.94। तो ऑब्वियसली रैंडम फॉरेस्ट के लिए ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन अगर मैं अपने मॉडल में यूज करूँ तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा। आप अगर आप अपना मॉडल बना रहे तो ऑब्वियसली आप बाकी फीचर्स सिलेक्शन मेथड्स का भी स्कोर देखिए, उसके हिसाब से आप अपने मॉडल में सिलेक्ट कीजिएगा। बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन, तो बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन भी सेम काम करता है। सिक्वेंशियल फीचर सिलेक्टर में बस आपको डायरेक्शन जो क्राइटेरिया है उसको बैकवर्ड कर देना है। बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन क्या करता है, कोई भी जो आप अपन ने ऊपर जो अभी मैथमेटिकल प्रोसेसेस देखी फीचर्स के स्कोर निकालने की, फीचर्स का रैंक निकालने की, उसमें से लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर निकालता है। लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को निकालने के बाद क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जैसे वेरिएंस वगैरह चेक कर लिया उसने, या फिर काई स्क्वायर टेस्ट चेक कर लिया, उसको चेक करने के बाद वो देख लिया कि क्या हमारे पास, क्या वो सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे वेरिएंस मैंने कर दिया, मुझे 85% वेरिएंस चाहिए, तो क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को रखने से हमें सफिशिएंट वेरिएंस मिल रहा है। अगर नहीं नहीं हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को तो हम उसको हटा देंगे और वापस से जो बचा हुआ डेटा है, बचे हुए डेटा के ऊपर मॉडल को फिट करके ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। अगर सफिशिएंट वेरिएंस एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो हम वहां पे लूप को ब्रेक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। हमें हमें नहीं करना पड़ेगा, वो सिक्वेंशियल फीचर सिलेक्टर खुद कर देता है। बैकवर्ड फीचर सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें आप ऑब्वियसली फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करके सेम है, इसका सपोर्ट लीजिए और उसको फीचर लिस्ट में अपेंड कर दीजिए। फीचर लिस्ट में अपेंड करेंगे तो हमें ये मिल जाएंगे फीचर्स। अभी आप देखेंगे इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो हर सिलेक्शन क्राइटेरिया में रिपीट हो ही रहे हैं। जो हमने अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है उसमें ये फीचर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास जो फीचर सिलेक्शन की लिस्ट है उससे हमने ऑब्वियसली सेम मेथड एक्सटेंड एक्सटेस्ट निकाल लिया है। ये पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड सेट है वो लीनियर रिग्रेशन के ऊपर बेटर परफॉर्म कर रहा है। 0.55 से हम 0.52 पे आ गए हैं, तो ये ठीक है, इतना कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं।
सेम हमने रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर टेस्ट किया, रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर टेस्ट करेंगे तो हमारे पास वही 0.9424 आ रही है। 0.94 से 0.9486 से 0.9424 में आया, तो ये तो बहुत पास में है। ये तो मतलब 0 पॉइंट सम % का वेरिएशन है, तो उतना हमें चल जाता है। हमारे फीचर्स कम हो जा रहे हैं तो मॉडल ऑब्वियसली इजी हो जा रहा है, तो हमारे लिए सफिशिएंट है ये। एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन पे आते हैं। एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन का भी कोड हमारे पास अवेलेबल होता है, बट क्योंकि ये कोड चल नहीं पाया इसमें भी, ये जो ML एक्सटेंड जो लाइब्रेरी है उसमें भी मुझे एरर आ रहा था, और वो इनबाउंड एरर था, मतलब मॉड्यूल के अंदर का एरर था, इसलिए मैं तो ऑब्वियसली उसको करेक्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए इसका नहीं कर पाया। बट इसकी अगर एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम जो रहती है उसको कोड कर लिया है। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम यही करेगी कि आपका जो कॉम्बिनेशंस होता है, हम जो भी फीचर्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उन कॉम्बिनेशंस को बनाएगी, उन कॉम्बिनेशंस के ऊपर मैक्स साइज निकालेगी कि हमारे पास मैक्सिमम साइज कितना जा सकता है। जैसे हमने मैक्स साइज 8 सिलेक्ट कर दिया, तो मतलब वन सिंगल फीचर का कॉम्बिनेशन, 2 फीचर्स का कॉम्बिनेशन, 3 फीचर्स का कॉम्बिनेशन, ऐसे करते करते 8 फीचर्स का कॉम्बिनेशन कर तो 11C8, 11 फीचर्स में से 8 सिलेक्टेड फीचर्स के कॉम्बिनेशन तक के वो चलाएगा। और ऐसे जितने सबसेट्स बनेंगे उनको वो उनके ऊपर वो टेस्ट करते जाएगा। अगर टेस्ट करने के बाद आपको, अगर वो सबसेट सही आता है, वो सबसेट आपको सफिशिएंट पिछले स्कोर से, बेस्ट स्कोर जो है, बेस्ट स्कोर हमने नेगेटिव इन्फिनिटी करके रखा है, अगर वो स्कोर पिछले जो करंट वैल्यू ऑफ बेस्ट स्कोर है उससे बेटर है, तो हमारा सबसेट अपडेट हो जाएगा, जो सिलेक्टेड सबसेट है वो अपडेट हो जाएगा, और जो हमारे पास सिलेक्टेड जो स्कोर है वो भी अपडेट हो जाएगा। इसमें एक्चुअली एक चीज और है कि हम इसके ऊपर क्रॉस वैलिडेशन भी लगा लें। क्रॉस वैलिडेशन लगा लेंगे तो हम, मतलब हमें वेरीफाई करने भी मिल जाएगा कि हमने जो सबसेट सिलेक्ट किया है वो क्रॉस वैलिडेशन के ऊपर कितना खरा उतर रहा है। तो एग्जॉस्टिव फीचर एलिमिनेशन से अगर हम देखेंगे तो ये 4 रिटर्न वैल्यूज दे रहा है। एक बेस्ट सबसेट है, बेस्ट सबसेट में आपके फीचर का इंडेक्स आ जाएगा, आपके फीचर्स किस इंडेक्स पे अवेलेबल हैं वो फीचर्स के इंडेक्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लगाया तो ये 0 2 5 6 7 8 9, इन इंडेक्सेस पे जो फीचर्स हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। बेस्ट स्कोर, इस पर्टिकुलर सबसेट के ऊपर जब हमने मॉडल बनाया तो हमें क्या बेस्ट स्कोर मिला है, तो वो हमें 0.52 मिला है। फिर बेस्ट बेस्ट साइज सबसेट, तो बेस्ट साइज सबसेट में उसका सपोर्ट रिटर्न किया है उसने। अच्छा नहीं, बेस्ट साइज सबसेट यहाँ पे है, ठीक है। बेस्ट साइज सबसेट में उसने सारे साइजेस रिटर्न किए कि उसने सबसेट बनाते समय कौन कौन से फीचर्स को सिलेक्ट किया। तो ये आप देख सकते हैं, पहले उसने 8 नंबर ऑफ फीचर्स को सिलेक्ट किया, फिर 6th and 8th फीचर को सिलेक्ट किया, फिर 4 6 8 को सिलेक्ट किया, ऐसे फाइनल उसको ये जो लास्ट केस है, लास्ट केस में उसको बेस्ट रिजल्ट मिला। तो यहाँ तक के उसने चलाया है। और सपोर्ट, सपोर्ट एक्चुअली आपके CV स्कोर्स हैं, आप क्रॉस वैलिडेशन जो कर रहे हैं, क्रॉस वैलिडेशन के जितने भी स्कोर्स रहेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो वो क्रॉस वैलिडेशन के सारे स्कोर प्रिंटेड हैं। क्रॉस वैलिडेशन के ये जो स्कोर्स हैं वो आपके मतलब क्रॉस वैलिडेशन के विद इन क्रॉस वैलिडेशन के स्कोर नहीं है। जैसे हमने जो सबसेट्स कंसिडर किए हैं उन सबसेट्स के लिए लिए हुए क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है। जैसे ये सिंगल इंस्टेंस लिया हमने, 8th नंबर ऑफ फीचर, 8th नंबर ऑफ फीचर के लिए क्रॉस वैलिडेशन स्कोर आया हमारा ये। फिर जैसे जैसे हम फीचर्स को बढ़ाते जा रहे हैं हमारा क्रॉस वैलिडेशन स्कोर बढ़ते जा रहा है, और जो फाइनल सिलेक्टेड हमारा सबसेट है फीचर्स का उसके लिए हमें ये फाइनल क्रॉस वैलिडेशन स्कोर मिल रहा है, तो वो हमें मिल गया है प्रिंट होके। तो अब हमें जो फीचर्स की लिस्ट मिल गई, फीचर्स लिस्ट में यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स है, तो वही कॉलम इंडेक्स से हमने फीचर्स लिस्ट का निकाला। फीचर्स लिस्ट में कॉलम इंडेक्स था, तो फॉर आई इन फीचर लिस्ट जो हमारे पास टोटल अवेलेबल कॉलम्स है उसमें से फीचर्स को सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे सिलेक्टेड फीचर्स आ गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प, टेम्परेचर, मंथ, आर, ये फीचर्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जो फीचर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं वो अलग अलग मेथड्स में भी, वो फीचर्स इंपॉर्टेंट अगर है तो अलग अलग मेथड्स लगाने के बावजूद भी हमें वो फीचर्स रिपीट होंगे, तो वो आप मान के चलिए वो फीचर्स आपको मॉडल में रखने ही हैं।
वो फीचर्स आप बाय डिफॉल्ट अपने मॉडल में रखेंगे। फिर आपको जैसे जैसे अपना मॉडल को इम्प्रूव करते जाना है। अगर आपके पास सफिशिएंट स्कोर नहीं आ रहा तो आपको और अगर फीचर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं तो उस केस में आप बाकी के जो पेरिफेरल फीचर्स हैं उनको लेते जाएंगे। बट अदरवाइज जो फीचर्स सारे मेथड्स में रिपीट हो रहे हैं उनको तो आपको डेफिनेटली रखना ही है अपने मॉडल में। तो वही सेम थिंग, उसके बाद हमने फीचर्स अपने ट्रेनिंग टेस्टिंग सेट में निकाल लिए और उसके ऊपर मॉडल को फिट कर लिया। मॉडल को फिट कर रहे हैं तो जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन के लिए स्कोर आ रहा है 0.52। उसके बाद जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट है, रैंडम फॉरेस्ट के लिए भी उसको रन करेंगे। रैंडम फॉरेस्ट में एक्चुअली ये रन हो नहीं पाया है फॉर सम रीजन। जो कोड लिखा है वो रैंडम फॉरेस्ट के लिए रन नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने अभी रैंडम फॉरेस्ट पे तो छोड़ दिया है इसको। और रैंडम फॉरेस्ट के लिए मैंने सेम जो लीनियर रिग्रेशन में सिलेक्टेड फीचर्स थे वही फीचर्स अभी लगा दिए हैं। अगर आपके इसमें ये रन हो जाता है या फिर अदरवाइज वो जो ऊपर मैंने मॉड्यूल बताया था, ऊपर जो हमारा इनबिल्ट रहता है एमएल एक्सटेंड में अवेलेबल, हमारा जो एमएल एक्सटेंड में अवेलेबल रहता है एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन, अगर ये आपके इसमें चल जा रहा है तो आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। बट ये जो पर्टिकुलर कोड बनाया है वो थोड़ा रैंडम फॉरेस्ट के लिए नहीं चल पाया, इसलिए मैं रैंडम फॉरेस्ट भी सेम जो आपके लीनियर रिग्रेशन में सिलेक्टेड फीचर्स है उन्हीं के ऊपर लगा के देख लिए। रैंडम फॉरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो पर्टिकुलर फीचर्स जो थे वो लीनियर रिग्रेशन के थे, इसलिए रैंडम फॉरेस्ट में उतने अच्छे से काम नहीं किए। रैंडम फॉरेस्ट में तो स्कोर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन पे आते हैं, तो रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन हम लोग लगाएंगे। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन जो है वो हमारे पास sklearn फीचर सिलेक्शन में अवेलेबल है। सिंपल है, और रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन में मॉडल पास कर दीजिए और आपको कितने फीचर सिलेक्ट करनी है वो पास कर दीजिए। उसके ऊपर फिट करेंगे, फिट करके सिलेक्शन में RFE सपोर्ट, तो वही आपको ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स वैल्यू आ जाएंगी। कोई फीचर आपके इसमें अगर है तो ट्रू, अगर वो आपके इसमें नहीं है तो फॉल्स। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन जो आपका बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन था उसी के जैसे काम करता है, लेकिन एक चेंज है कि वो मैथमेटिकल स्कोर लेने की बजाय रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस या फिर हमारा जो लीनियर रिग्रेशन या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मॉडल कोएफिशिएंट्स रहता है उसका स्कोर कंसिडर करता है। वो इनबिल्ट मेथड्स रहती हैं आपके इंपॉर्टेंस स्कोरिंग की, उनका यूज करता है। तो वो रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन उसका यूज करके आपके फीचर्स को सिलेक्ट करता है। बाकी इसके अगर फीचर सिलेक्शन टेक्निक जो है वो बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन जैसी ही है। RFE रैंकिंग तो आपके फीचर्स को क्या रैंकिंग दी है उसने, तो ये जो 8 सिलेक्टेड फीचर्स है उनको रैंक 1 मिला है, बाकियों को रैंक कम होते गया है कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। फिर हम फीचर लिस्ट पे आएंगे, तो फीचर लिस्ट के लिए सेम हमारे पास जो सिलेक्शन RFE सपोर्ट की वैल्यूज आई थी ट्रू फॉल्स वैल्यूज, उसी के बेस पे हमने फाइनल फीचर लिस्ट बना ली है। फाइनल फीचर लिस्ट जो है उसके बेस पे हम अपने मॉडल के लिए सैंपल्स ले लेंगे। हमने उन फीचर्स का सबसेट ले लिया है हमारे सैंपल्स में, और उसके ऊपर हमारी मॉडल को फिट करेंगे। तो जो हमारा बेस केस था 0.55 उससे 0.50 पे आ गए हैं। ठीक है, बाउंड्री केस है बट चल जाएगा। और जो हमारा ऑब्वियसली टेस्टिंग डेटा बेटर परफॉर्म दे ही रहा है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। सेम रैंडम फॉरेस्ट के लिए से रन करा के देखा, रैंडम फॉरेस्ट के लिए रन करा रहे हैं, सेम मेथड है, सेम कोड चलेगा उसमें। उससे हमें सिलेक्टेड फीचर्स मिल जा रहे हैं। सिलेक्टेड फीचर्स के ऊपर ट्रेन और टेस्टिंग डेटा है उसका, इन फीचर्स का सबसेट ले लेंगे, जो सिलेक्टेड फीचर्स है उनका सबसेट ले लेंगे, उसे रैंडम फॉरेस्ट की ओर प्रिंट कराएंगे। तो 0.94 से 90 पे आ गए हैं, ठीक है चल जाएगा, अभी भी विद इन 5% है, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। फिर हम आते हैं एम्बेडेड मेथड्स के ऊपर। तो अभी तक रैपर मेथड्स, फिल्टर मेथड्स जो थी उसमें ये होता है कि आपके फीचर्स पहले मैथमेटिकली सिलेक्ट होते हैं, फिर आपके मॉडल में वो फिट होते हैं। जो आपके रैपर मेथड्स थी उनमें मॉडल ऑलरेडी फिट रहता है, और उसके बाद जो फिटिंग में स्कोर्स आ रहे हैं उनके बेसिस के ऊपर आपके फीचर्स को सिलेक्ट करते जाता है। जो एम्बेडेड मेथड्स होती हैं वो फिट करते समय ही आपके फीचर्स को सिलेक्ट कर लेती हैं। जो आपकी फिटिंग और मॉडल बिल्डिंग है वो एक साथ ही कर देती है। तो लासो रेगुलराइजेशन है वो, ये लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अवेलेबल रहता है हमारे पास।
तो इसमें जब हम फीचर सिलेक्शन लगाएंगे, तो एक्चुअली इसमें फीचर सिलेक्शन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये है फ्रॉम लीनियर मॉडल इंपोर्ट लासो। तो ये लासो रिग्रेशन मॉडल हमारे पास ऑलरेडी लीनियर मॉडल लाइब्रेरी में अवेलेबल रहता है। तो लासो, इसमें आप अल्फा की वैल्यू सेट करेंगे। अल्फा ये है हमारा लर्निंग पैरामीटर है कि आप कितनी जो आप स्टेप्स लेते हैं, हम लासो पेनल्टी की जो स्टेप्स लेते हैं, वो पेनल्टी की स्टेप्स कितने ग्रेडेशन छोड़ के लेंगे। तो अल्फा बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, उसी को अभी अभी डिफॉल्ट केस लिया है, उसके ऊपर हम फिट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रिड सर्च सीवी लगाया। ग्रिड सर्च सीवी से हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके अल्फा की एक अप्रोप्रिएट वैल्यू सेट कर ली। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के बाद अल्फा की वैल्यू 0.001 आ रही है। तो इस वैल्यू, अल्फा की इस वैल्यू को लेते हुए हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो ये जो है आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही है, उसमें लासो पेनल्टी, लासो इंक्लूडिंग द लासो पेनल्टी। लासो पेनल्टी डालने के बाद जब हम इसको बना रहे हैं तो हमारे पास स्कोर आ रहा है 0.5084। तो 0.55 था, उससे 0.5084 के ऊपर आए हैं, ठीक है, चल जाएगा। बाउंड्री केस है बट चल जाएगा। और फिर रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस, तो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस भी हमारी एम्बेडेड मेथड होती है। रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस आपकी जितनी भी ट्री मेथड्स, जितने भी एल्गोरिथम्स आपके ट्री मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनमें रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस आपको मिल ही जाएगा। जैसे आपका डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, एक्सजी बूस्ट हो गया, एडीए हो गया, इस तरह के जितने भी फॉरेस्ट वाले एल्गोरिथम्स है, एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर, तो उसमें आपको रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस मिल ही जाएगा। उसको भी कॉल करना इजी है। आपने जो भी मॉडल बनाया है, मॉडल को आप एक बार फिट कर दीजिए अपने फुल डेटा, कंप्लीट डेटा के ऊपर, जो आपके जितने भी अवेलेबल फीचर्स हैं उनके ऊपर मॉडल को फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद आप इसकी इंपॉर्टेंस निकालेंगे। इंपॉर्टेंस के लिए सिंपल है, आपको फीचर इंपॉर्टेंस को कॉल करना पड़ेगा। ये जो फीचर इंपॉर्टेंस मेथड है उसको कॉल करना पड़ेगा, तो आपको सारी फीचर इंपॉर्टेंसेस मिल जाएंगी। आर्ग सॉर्ट कर दिया, जिससे आपको सारी फीचर इंपॉर्टेंसेस जो है वो उनके इंडेक्सेस, सॉर्टेड इंडेक्सेस मिल जाएंगे। फीचर इंपॉर्टेंस के बेसिस पे सॉर्टिंग होगी और हमें रिटर्न में इंडेक्सेस का ऑर्डर मिल जाएगा। हमारे जो फीचर्स के इंडेक्स आते हैं उनको ऑर्डर मिल जाएगा। इसको रिवर्स कर दिया ताकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए, और सिंपल उसको डेटा फ्रेम में डाल दिया कॉलम्स के साथ। तो कॉलम्स में वो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस में अभी हमारे पास जो है इंडेक्सेस हैं, तो इंडेक्सेस आ जाएंगे। और दोबारा से रैंडम फॉरेस्ट फीचर इंपॉर्टेंस कॉल करके इंपॉर्टेंस इंडेक्सिंग करें, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी अभी करंट इंडेक्स चल रहा होगा, उस इंडेक्स के ऊपर उतनी फीचर इंपॉर्टेंस आ जाएगी, और उसी इंडेक्स का जो फीचर है वो कॉलम में आ जाएगा। इसको जब हम प्लॉट कराएंगे, इसका बार प्लॉट लेंगे, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प को बहुत ज्यादा फीचर इंपॉर्टेंस है। रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस जो होती है वो टाइम स्टैम्प को सबसे ज्यादा है, फिर इस ड्यूरिंग सेमेस्टर को कम है, टेम्परेचर, मंथ, डे ऑफ वीक, तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाता है। तो सिंपल, इसमें से भी लास्ट के 4 को सिलेक्ट कर लिया डंप करने के लिए। लास्ट के 4 को सिलेक्ट किया, उनको डंप किया, और जो नए ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट्स बना लिए तो उसके हमें शेप मिल गए। तो ये 7 फीचर्स के ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट्स हैं। इसको जो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस से निकला है उसी को मैंने एक बार इसके ऊपर भी ट्राई करके देख लिया, लीनियर रिग्रेशन के ऊपर ट्राई करके देख लिया। जनरली ये फीचर्स जो सिलेक्टेड हैं, अभी ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेक्टेड फीचर्स हैं वो रैंडम फॉरेस्ट के लिए सिलेक्टेड है। मैंने सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के ऊपर एक बार टेस्ट करके देख लिया क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं स्कोर कम हो गया, एक्चुअली बहुत 5% से भी कम हो गया है। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए तो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर केस में काम नहीं किया। अगर आप चला के देखते हैं और वो काम कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में तो काम नहीं किया। रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर टेस्ट किया तो सिंपल है, 94 से हम 90 पे आ गए हैं, 0.94 से 0.90 पे आ गए हैं, बट सफिशियंट है, चल जाता है। 5% है। हमारा मॉडल बहुत इजी बन गया। 11 फीचर्स की बजाय हम 7 फीचर्स के ऊपर आ गए, तो ऑब्वियसली बात है हमारा मॉडल बहुत इजी बन गया है। तो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम के लिए तो बेस्ट ही काम करेगा। इसके बाद फाइनल आते हैं मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग के ऊपर।
तो अभी तक आप देख सकते हैं हमने इतने सारे टेस्ट वगैरह किए, हर चीज को टेस्ट किया, हर चीज को टेस्ट करने के बाद हम लोग इवेल्युएट करते गए कि क्या उसका स्कोर क्या आ रहा है, वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इतना सब इवेल्युएशन कर लिया, उसके बाद हमें फाइनल मॉडल बनाना है। फाइनल मॉडल भी हमें इस तरह से बनाना है कि जब भी कोई नया डेटा है तो नए डेटा के लिए हमें वापस से ये सब टेस्टिंग वगैरह ना करनी पड़े। नए डेटा के लिए हमें डायरेक्टली आंसर पता है, तो नए डेटा को हम सीधे उसी के थ्रू डाल देते हैं ना। जब हमें पता है कि एक पर्टिकुलर गिवन जो टेक्निक फीचर सिलेक्शन टेक्निक है वो हमें अच्छे फीचर्स दे देती है, तो हम उस फीचर सिलेक्शन टेक्निक को ले लें। अगर आपके पास नल वैल्यूज हैं या फिर आपको कोई नए फीचर्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं, तो नए फीचर्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं अपने डेटा सेट में, तो उसके लिए आपको बार बार जो भी नया डेटा आएगा, नए डेटा के लिए बार बार आपको वो लगाते रहना पड़ेगा, बार बार पूरा कोड चलाते रहना पड़ेगा। तो ये करना एक बहुत टीडियस टास्क रहता है। इसको कम कैसे किया जाए? इसको कम करने के लिए रहता है मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग। मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग सिंपल पाइपलाइन, एक तरह से मान लीजिए मल्टीपल प्रोसेसेस को हमने एक जगह क्यूमुलेट कर दिया है। तो हम सिर्फ उसको डेटा देंगे, रॉ डेटा जो रहता है हमारा, रॉ डेटा देंगे, वो अपनी तरफ से पूरा प्रोसेस भी कर देगा। प्रोसेस करके उसकी डेटा इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, ये सब करके मॉडल के ऊपर फिटिंग, ये सब आपको करके दे देगा। तो हम मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग को अब देखते हैं। मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग के लिए सिंपल हमने पूरा पूरा डेटा सेट ले लिया है फिलहाल। तो इसमें मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग में अभी जो फॉर आपको यहाँ पे भी समझाने के लिए जो मैं चीजें लगा रहा हूँ वो है एक रोबस्ट स्केलर। हम जो डेटा को स्केल करते हैं, सिमिलर स्केल पे लाते हैं, उसके लिए रोबस्ट स्केलर यूज किया है। आपका सिक्वेंशियल फीचर सिलेक्टर, तो इसमें मैंने जो अभी तक के रिजल्ट देखे उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन को यूज किया है। आप कौन सा आपको अगर फीचर्स फाइनली सिलेक्ट करने हैं तो मैंने थ्योरी सेशन में भी बताया था कि आप जो रैपर मेथड्स हैं उनके थ्रू एक बार सिलेक्शन करके देखिए, आपका जो एम्बेडेड मेथड्स हैं उनके थ्रू सिलेक्शन करके देखिए, और जो आपकी मैथमेटिकल स्कोर्स हैं उनके थ्रू फीचर सिलेक्शन करके देखिए। जो फीचर्स कॉमन आ रहे हैं उनको तो ले ही लीजिए, अगर आपको और फीचर्स की जरूरत है तो जो इन दोनों के पेरिफेरल्स में आ रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर लीजिए। मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर उनको एक बार टेस्ट कर लीजिए कि जितने फीचर्स हमारे फाइनल सिलेक्ट हो वो हमारे मैथमेटिकल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। और फाइनली आप एक बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप एक बार जो भी उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे भी एक बार कंसल्ट कर ले कि आपके जो सिलेक्टेड फीचर्स हैं वो सही है कि नहीं। कोई इररिलेवेंट फीचर, डिस्पाइट इतने सारे मेथड लगाने के बाद भी हो सकता है कोई इररिलेवेंट फीचर आ जाए, तो वो इररिलेवेंट फीचर तो नहीं है ना। कोई हो सकता है इंपॉर्टेंट फीचर फीचर जो है वो छूट जाए आपसे, तो वो इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहेगा वो आपको एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो आपको एक बार एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। एक्सपर्ट से कंसल्ट करके आप अप्रोप्रिएट मेथड, अप्रोप्रिएट फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास वो एक फाइनल आ जाता है आइडिया, तो उसके बाद हम लोग इसकी स्टेप्स बना देंगे। इसमें सीक्वेंशियल फीचर सिलेक्टर से इस पर्टिकुलर केस में मैं फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन बताने वाला हूँ। और जो मेथड है हमारा उसके लिए रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, इसका यूज करेंगे। जो हमारा मेन प्रिडिक्शन एल्गोरिथम है उसके लिए रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का यूज करेंगे। तो पाइपलाइन बना दी। पाइपलाइन के लिए आपको सिंपल है, sklearn पाइपलाइन से पाइपलाइन इंपोर्ट कर लेना है। पाइपलाइन मॉड्यूल जो है, पाइपलाइन क्लास जो है वो आपकी वो इंपोर्ट कर लेंगे आप। पाइपलाइन क्लास में आप इंस्टेंस बनाए, पाइपलाइन क्लास में इस तरह से आप देते हैं, आप लिस्ट ऑफ टुपल्स देते हैं। तो जो आपका पहला रहता है वो आपके लिए रहता है कि डिस्क्रिप्शन की आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं वो आपको याद रहे, इसलिए जो आपका पाइपलाइन क्लास है वो इसको उतना कंसिडर नहीं करेगी। वो जो टुपल का सेकंड एलिमेंट है उसको कंसिडर करेगी। सेकंड एलिमेंट आपकी वो मेथड है जो वो लगाने वाला है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आप पाइपलाइन में सिर्फ वही मेथड या फिर क्लासेस देंगे जिनके ऊपर डॉट फिट काम करता हो। अगर उनके ऊपर डॉट फिट काम नहीं करता तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये पाइपलाइन को बनाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक टुपल मैंने दे दिया स्केलर का, तो मैं यहाँ पे रोबस्ट स्केलर यूज कर रहा हूँ, तो स्केलर रोबस्ट स्केलर, इससे कोई मतलब नहीं है, ये स्ट्रिंग से यूजर को याद रहे इसलिए है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मेन ये है, ये जो आप यहाँ पे मेथड पास करते हैं वो है।
मेथड या फिर क्लास पास करते हैं वो। तो रोबस्ट स्केलर, फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन है तो सिक्वेंशियल फीचर सिलेक्टर का इंस्टेंस पास कर दिया हमारे मॉडल के लिए। यहाँ पे एक्चुअली में मॉडल की जगह रैंडम फॉरेस्ट लेना चाहिए था, तो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए आप कर दीजिएगा। तो सिक्वेंशियल फीचर सिलेक्टर इसमें डाल दिया, प्रिडिक्टर डाल दिया। प्रिडिक्टर जो है वो आपका रैंडम फॉरेस्ट है, ऑब्वियसली हम सिलेक्ट कर ही चुके हैं। और ये जो पूरी आपकी पाइपलाइन बन गई है, अभी तक के हमने जितना सिलेक्ट कर लिया बेस्ट, क्या चीज बेस्ट रहेगी, कौन सा प्रिडिक्टर बेस्ट रहेगा, कौन सा स्केलर बेस्ट रहेगा, ये हमने देख लिया। तो इसके बाद हमने ये पाइपलाइन बना दी, ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस हो गई। तो अब पाइपलाइन को हम इनिशिएट करें तो पाइपलाइन के ऊपर जैसे हम नॉर्मल एल्गोरिदम के ऊपर लगाते हैं उसी तरह से आपकी फिट मेथड भी काम आ जाएगी। जो हम प्रिडिक्ट मेथड लगाते हैं प्रिडिक्ट मेथड भी काम आ जाएगी। तो मैंने जो एनालिसिस फंक्शन बनाया था इससे पहले, वो एनालिसिस फंक्शन पाइपलाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम कर जाएगा। पाइपलाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो हमें रैंडम फॉरेस्ट के लिए 0.8847 स्कोर मिलता है, और जो टेस्टिंग डेटा है उसके लिए भी हमें 0.85 मिलता है। तो ठीक है, ये सफिशियंट है, अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएट है। और आपके जो फीचर्स हैं वो ऑब्वियसली स्केल डाउन हुए तो थोड़ा सा आपका कॉम्प्रोमाइज तो आपको मिलेगा स्कोर्स में, बट आपका मॉडल इजी हो जाता है। पाइपलाइनिंग मैंने बता दी कि पाइपलाइनिंग के थ्रू आप किस तरह वो पूरी प्रोसेस को एक साथ कर सकते हैं। जो 3 प्रोसेसेस थी वो आपको अलग अलग करनी नहीं पड़ी, वो आपने एक साथ कर दी। तो यही था मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग और फीचर सिलेक्शन में। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन क्रेडिट्स टू हिमांशु शर्मा फॉर कोड एंड, अभी हमने जो इससे पहले थ्योरी सेशन देखा था, थ्योरी सेशन के स्लाइड्स के लिए भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो थैंक यू हिमांशु शर्मा फॉर दैट, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। हैव अ नाइस डे।